नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। अपने हरियाणा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के 2014 वाले पेपर में पूछे गए इतिहास विषय से जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा परिचर्चा विश्लेषण करते हैं। एक एक क्वेश्चन को लिया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला स्थापित किया। विकल्पों पे आए। ए हिसार, बी कालका, सी महेंद्रगढ़, डी रेवाड़ी। तो इसमें ए हिसार है। अच्छा, यहां स्पष्ट कर दूं बच्चों कि हिसार में एक किला बनवाया और एक लाट मस्जिद भी बनवाई। लाट की मस्जिद भी बनवाई। यानी इन फ्यूचर आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि फिरोज तुगलक के द्वारा बनवाई गई लाट की मस्जिद कहां है। फिरोज तुगलक तुगलक वंश का एक शासक था जिसे सल्तनत कालीन लघु अकबर भी कहा गया है। लघु अकबर कहा गया है। इसके बारे में जानकारी के स्रोतों में प्रमुख रूप से तारीख फिरोज शाही है, यद्यपि इसने खुद अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। फिरोज तुगलक के काल को हम कल्याणकारी राज्य के रूप में देखते हैं, जो एक महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। और कारण यह है बच्चों कि इसने सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए। 5 नहरों का निर्माण करवाया, 36 कारखाने, बहुत सारे नगर, जिसमें एक हिसार है, फिरोजाबाद है, फिरोज शाह कोटला है, जौनपुर है, बहुत सारे नगरों का भी निर्माण करवाया। और इसके द्वारा बहुत सारे विभागों का भी निर्माण, जैसे दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दारुल सफा, तमाम दीवाने इस्तिहाक जैसे विभागों का भी गठन किया गया, जो समाज के इंटरेस्ट में राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को व्यक्त करने के कैरेक्टर के रूप में आप देख सकते हैं। ये पहला सुल्तान है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया और सिंचाई कर भी लिया, हाबे सुर्ख नामक सिंचाई कर भी लिया। इस तरह से फिरोज तुगलक का काल तुगलक राजवंश में एक महत्वपूर्ण काल के रूप में दर्ज किया गया है। लेकिन एक चीज और स्पष्ट कर दूं बच्चों, इसी के काल में पतन की भी जड़ें शुरू हो गई। कारण बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार इसके काल में व्याप्त हो गया, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार। आप सोचे कि ये खुद एक लिपिक को रिश्वत दे रहा है घोड़ा पास करवाने, जबकि सुल्तान है। इसके काल में दीवाने वजारत यानी वजीर की सत्ता सर्वोच्चता को प्राप्त, यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर वजीर था तो इसी के काल में था। इस रूप में भी इसके काल को हम दर्ज करते हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान भूमि रिकॉर्ड की सुरक्षित हिरासत के लिए जिम्मेदार अधिकारी के रूप में जाना जाता था। ए ध्रुवाधिकरण, बी करुणिक, सी समाहर्ता, डी सूलिका। तो इसमें डी करुणिक ही ये रिकॉर्ड को रखता था। ध्रुवाधिकरणिक जो अधिकारी था वो कर वसूलता था, कर वसूलने वाला अधिकारी था बच्चों। टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन निश्चित तौर पर हमेशा पूछे जाते हैं, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न कहेंगे, इसलिए इनको ध्यान रखो। समाहर्ता ये मौर्यकालीन वित्त मंत्री के रूप में विशेष रूप से उल्लेखनीय, आप जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी था। सूलिका शब्द भी जो है इसी से संबंधित है। तो कुल मिला के टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन को भी आप दिमाग में रखें, ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है उनको आप देखें। अगला क्वेश्चन, सिख गुरु हरकृष्ण के उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन थे। ए गुरु अंगद देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु हरगोबिंद और डी गुरु अमरदास। इनमें अगर आप देखो
तो गुरु तेग बहादुर उत्तराधिकारी के रूप में जाने गए हैं। वैसे अगर आप देखो तो गुरु नानक से शुरू होता है, गुरु अंगद आते हैं, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और जो है गुरु गोविंद सिंह। तो पूरे 10 गुरु हैं। पहले गुरु गुरु नानक हैं, 10वें गुरु गुरु नानक है, सॉरी गुरु गोविंद है। 5वें गुरु को याद रखो क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब का संकलन इनके द्वारा किया गया। गुरु तेग बहादुर को भी इसलिए आप याद रखो क्योंकि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह किया औरंगजेब के खिलाफ। इस रूप में भी ये उल्लेखनीय माने जाते हैं। और बाद में यही सब गुरुओं के सहयोग से जो सिख धर्म विकसित हुआ, फिर एक सिख राज्य के रूप में बंदा बहादुर के द्वारा स्थापित हुआ। सिख राज्य रणजीत सिंह के नेतृत्व में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा और बाद में लॉर्ड डलहौजी के काल में सिख राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इस तरह से इन गुरुओं को हम देख सकते हैं। सितंबर 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में उनके भाषणों ने उन्हें पश्चिमी दुनिया को समझने के लिए भारतीय ज्ञान का दूत के रूप में, दैवीय दक्षिणपंथियों के रूप में प्रसिद्ध किया। ए श्री रामकृष्ण, बी स्वामी विवेकानंद, सी चंद्रशेखर, डी श्यामाचरण। तो बी विवेकानंद ने ही शिकागो की विश्व धर्म संसद में भाग लिया था बच्चों, जो 1893 में आयोजित की गई थी अमेरिका में। और यही नहीं, इन्हें हिंदू नेपोलियन भी कहा जाता है। जो खास बात, हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। आने वाले समय में ये भविष्य का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदू नेपोलियन की संज्ञा किसे दी गई। इन्होंने जो भाषण दिया उससे एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय का प्रोफेसर था, प्रोफेसर राइट नाम था उसका। क्योंकि विवेकानंद के भाषण से पहले प्रोफेसर राइट से विवेकानंद की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो बाद में प्रोफेसर राइट ने एक लेटर दिया विवेकानंद को और कहा कि ये जो धर्म संसद को संचालित कर रहे हैं उनको आप दे दीजिएगा। तो पश्चिम के लोगों में सुपीरियरिटी पहले से ही थी, जैसे उनको लगा कि ये तो गिरवे वस्त्र में आया साधारण सा सन्यासी है, क्या बोलेगा। तो जो लेटर दिया विवेकानंद को प्रोफेसर राइट के द्वारा लिखा गया था, उसको उन्होंने रख दिया। और बाद में जब स्पीच दिया, जो डेप्थ, जो फिलॉसफी, जो विजन विवेकानंद में दिखा, उससे सब आश्चर्यचकित हो गए। बाद में प्रोफेसर राइट ने उस लेटर को खोला और पढ़ा तो देखा उसमें लिखा था प्रोफेसर राइट ने कि इससे अच्छा वक्ता कोई नहीं होगा। और बाद में मुहर लग गई। विवेकानंद ने न्यू हिंदुइज्म की, नव हिंदुवाद का दर्शन दिया। नव हिंदुवाद में एक तरह से देखिए तो वेस्ट और ईस्ट की सुंदर बातों का समन्वय था, जिसे दार्शनिक रूप में हम नव वेदांतवाद भी कहते हैं। नव वेदांतवाद, नव वेदांतवाद में विवेकानंद ने पश्चिम के भौतिकवाद को और पूर्व के अध्यात्मवाद को, तो आध्यात्मवाद और एक तरह से भौतिकवाद, दोनों की अच्छाइयों को विवेकानंद ने समन्वित किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ भौतिकवाद भोगवाद को जन्म देता है, जो इंटेलिजेंट बात, सिर्फ अध्यात्मवाद पलायनवाद को जन्म देता है। जीवन में दोनों का संतुलन होना चाहिए। इसलिए देखिए उपनिषदों में लिखा है तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग के साथ भोग करना चाहिए, यानी एक संतुलित जीवन की बात की गई। यह संतुलित जीवन दर्शन नव वेदांतवाद में है, जिसमें पश्चिम का भौतिकवाद, पूर्व का आध्यात्मवाद समन्वित रूप में व्यक्त हुआ है। और इसी की आवश्यकता है। इसी भोगवाद से आज ग्लोबल वार्मिंग है बच्चों, और इसी पलायनवाद से कहीं न कहीं पिछड़ापन
ईस्ट में। तो दोनों की जरूरत है, शुद्ध भौतिकवाद भी नहीं, शुद्ध अध्यात्मवाद भी नहीं, जीवन के लिए दोनों आवश्यक है। इस रूप में विवेकानंद को देख सकते हैं। और विवेकानंद में बहुत सारी बातें हैं। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, समाजवाद की बात की, और क्योंकि रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, विवेकानंद की कुछ लाइनें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे विवेकानंद कहते थे कि मैं उस हर शिक्षित व्यक्ति को देशद्रोही कहूंगा जो अशिक्षितों के संसाधनों से स्वयं तो शिक्षित हो गया, लेकिन शिक्षित होने के बाद उनके शिक्षित होने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। यानी हमें किसान, मजदूर या अन्य के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि किसान के द्वारा उगाए गए अन्न से ही हम भोजन करते हैं और फिर अन्य काम करते हैं। इसलिए उनके प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में निम्न में से कौन सी उथल पुथल हुई? ए, सन्यासी विद्रोह, बी, संथाल विद्रोह, सी, इंडिगो डिस्टर्बेंस, और डी, पावना गड़बड़ी। तुरंत बाद पूछ रहा है तो क्रोनोलॉजिकली अगर आप देखो तो सन्यासी विद्रोह तो बहुत पहले है, 18वीं शताब्दी का है। संथाल तो 1855 के आसपास का है, ये 1859 का है, और ये 1800 अगर आप देखो 63 के आसपास का। तो तुरंत में तो इंडिगो डिस्टर्बेंस आएगा, यानी नील विद्रोह आएगा। नील विद्रोह के नेता कौन कौन से थे बच्चों? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। अंग्रेजी नीलहों के द्वारा जिस तरह से बंगाल के किसानों का शोषण किया जाता था, उसके कारण यह विद्रोह शुरू हुआ, और इस विद्रोह को दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक में व्यक्त किया। इसी तरह से अगर आप देखो तो हरीशचंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियाट नामक पत्र के माध्यम से इस विद्रोह को प्रचारित किया, और बाद में फिर इस समस्या का हल निकाला गया। इस रूप में इसे हम देख सकते हैं। तो इसमें सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें की थी? ए, महिलाओं की शिक्षा, बी, संगठित सीनेट प्रणाली के लिए नया विनियमन, सी, उच्च शिक्षा से राज्य के समर्थन को धीरे धीरे वापस लेना, डी, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय। अब यहां दो बातें हैं। एक, इसका सही आंसर क्या होगा, और दूसरा, अपना एचपीएससी कमीशन क्या मानता है। एचपीएससी कमीशन ने इसमें सी माना है, जबकि इसमें प्राथमिक शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा इत्यादि पर बल दिया गया। इसलिए जो कमीशन मानेगा आंसर, उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारा और मेरी संस्था का उद्देश्य है, हमारी संस्था ये चाहती है कि बच्चे सफल हों, उनको विद्वान बनाना नहीं है, उनको मजिस्ट्रेट बनाना। इसलिए कमीशन के उत्तर अगर इस प्रश्न को दोबारा पूछता है, रिपीट होता है क्वेश्चन, तो आप कमीशन के आंसर को ही मानें, ताकि आप चुनौती भी दे सकें कि आपने ये आंसर माना था। तो कमीशन झक मारेगा, या तो डिलीट करेगा या सबको नंबर दे देगा, इसलिए कोई समस्या नहीं। ज्योतिबा फुले 17वीं सदी के भारत के प्रमुख, ए, वैज्ञानिक, बी, राजनेता, सी, अर्थशास्त्री, और डी, समाज सुधारक। इसमें डी, समाज सुधारक। इन्होंने महाराष्ट्र में एक तरह से देखिए तो निम्न जाति आंदोलन शुरू किया, ब्राह्मणी श्रेष्ठता का विरोध किया, सत्य शोधक समाज नामक एक संगठन बनाया, इसके अलावा उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी नामक एक पुस्तक भी लिखा इन्होंने।
और इन्होंने ब्राह्मणी श्रेष्ठता का विरोध करके जाति व्यवस्था की निंदा करके एक तरह से निम्न जाति आंदोलन शुरू किया। इस रूप में ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है कि कैसे समाज के जो वंचित लोग थे, जिन्हें समाज में निम्न वर्ग में शामिल किया जाता था, उनकी दिशा दशा को इन्होंने अपने पत्र पत्रिकाओं संगठन के माध्यम से हाईलाइट किया और इससे एक अवेयरनेस आया। सती को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। ए 1727, बी 1729, सी 1829, डी 1834। इसमें सी विकल्प है। और यहां मैं एक चीज और मेंशन कर देता हूं, 1829 नियम नंबर 17 में, यानी अब अगला क्वेश्चन जो आएगा बच्चों उसमें ये नहीं आएगा बल्कि ये पूछ लेगा 1829 के नियम नंबर 17वें के तहत इसे हम गैर कानूनी घोषित किए हैं। ये क्वेश्चन अब आपसे पूछने की संभावनाएं बनेंगी। अब ये साधारण ढंग का क्वेश्चन है। अब इसी में 16वां 15वां 14वां या 18वां दे देगा, कंफ्यूज कर जाओगे। तो आप दिमाग में क्या रखोगे कि 1829 में नियम नंबर 17वें के तहत सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी के माध्यम से जो आंदोलन चलाया गया सती प्रथा के विरुद्ध, उससे ये कानून बना। और ये बहुत महत्वपूर्ण विजय थी। क्योंकि सती प्रथा के समाप्त होने से हमने नारीत्व की रक्षा की। किसकी रक्षा की? नारीत्व की रक्षा की, विमेनहुड की रक्षा की। क्योंकि जब वो सती हो जाएगी तो सृजन कहां से करेगी? और किसी स्त्री के पति की मृत्यु में उसका क्या दोष है? ये तो एक गलत धारणा थी। आप देखिए कि प्राचीन काल में भी देखिए आप मेधातीत बाणभट्ट वगैरह ने इसकी निंदा की। सती प्रथा का साहित्यिक साक्ष्य अगर आप देखें तो महाभारत में मिलता है। अभिलेखीय साक्ष्य भानुगुप्त का 510 एडी का एरण अभिलेख है। जब जो है भानुगुप्त गुप्त शासक था, उसके काल में गोपराज नामक एक सैनिक की मृत्यु हुई थी, तो उसकी पत्नी जो है सती हो गई। अब सती प्रथा को प्राचीन काल में भी कुछ लोग थे, जैसे विद्वानेश्वर अंगिरा हरित जैसे लोगों ने सती को जो है महत्व दिया कि नहीं, इससे सुचिता की रक्षा होती है, उसके सतीत्व की रक्षा होती है। लेकिन ये सब अमानवीय प्रथाएं हैं। इसने तो नारीत्व को खत्म कर दिया एक तरह से देखिए। क्योंकि नारी ही ने मार्क्स को, हेगल को, आइंस्टीन को, गांधी को, अम्बेडकर को, कलाम को, पटेल को, नेहरू को, जयप्रकाश नारायण को, ज्योतिबा फूले को और जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटियां हैं सबको जन्म दी। इसको देखो ना इस तरह से। अगला क्वेश्चन, किसने 1863 में ईस्वी में मुस्लिमों में वैज्ञानिक स्वभाव बनाने और अपनी भाषा में भारतीयों को पश्चिमी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए वैज्ञानिक समाज की स्थापना की, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की? ए मोहम्मद इकबाल, बी सर सैयद अहमद खां, सी करीम अली, डी इनायत अली। तो बी सर सैयद अहमद खां ने इसकी स्थापना जो है की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने इसीलिए की थी ताकि मुसलमानों में आधुनिकता आए, तार्किकता आए, वैज्ञानिकता आए, इससे समाज का भी विकास हो। और बाद में आप देखिए कि यहीं से फिर 1875 में अलीगढ़ एंग्लो जो है कॉलेज, मोहम्मदन कॉलेज स्थापित होता है। फिर वही अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1920 में बन जाता है। सर सैयद अहमद आरंभ में तो कहते थे हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक ही जमीन पर दफनाए जाते हैं, एक ही गंगा जल को पीते हैं। लेकिन बाद में जब आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ तो उसके विरोध में हो गए और इन्हें कहीं न कहीं मुस्लिम सांप्रदायिकता का जन्मदाता भी माना जाता है। ये सरकारी मुलाजिम थे, सदर अमीन के पद पर थे बिजनौर में जब 1857 का विद्रोह हुआ था। इस रूप में इनको हम देखते हैं। स्वराज के लिए सबसे पहला आह्वान किसने किया था भारतीयों के लिए? भारत। ए दयानंद सरस्वती, बी लोकमान्य तिलक, सी अरविंदो, डी भगत सिंह। ए दयानंद सरस्वती। इन्हें भारत का मार्टिन
लूथर कहा जाता है। मार्टिन लूथर थे। मार्टिन लूथर जर्मनी का धर्मोपदेशक था। इन्होंने ही स्वराज की बात की, स्वदेशी की बात की। इन्होंने ही कहा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई जाए। हिंदी में ही इन्होंने जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। इन्होंने ही आर्य समाज नामक एक संगठन बंबई में स्थापित किया 1875 में। इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने की बात की, विधवाओं की स्थिति में सुधार की बात की, स्त्री शिक्षा की बात की, और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, और पूर्व की पहचान को सस्टेन करने, स्थापित करने की कोशिश की। इस रूप में इनका महत्व हम देख सकते हैं। इस तरह से इन्होंने समाज सुधार में हमारी जो प्राचीनता थी उसको आधार बनाकर भारतीय धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करते। इस रूप में इनका महत्व। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में द्वारा की गई थी। ए लॉर्ड लवेंडन, वी राजा राधाकांत देव, सी देवेंद्रनाथ टैगोर, डी दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने ही इस संगठन की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी 1866 में। और आपको बता दूं कि इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का पितामह कहा जाता है। इन्होंने ही भारत में एक तरह से देखिए तो आर्थिक राष्ट्रवाद लाया। आर्थिक राष्ट्रवाद लाया। ये पहले व्यक्ति थे जो प्रति व्यक्ति आय निकाले। और इनकी सबसे खास बात है ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक शासन की वास्तविक प्रकृति को, चरित्र को उद्घाटित किया और धन निकासी की संकल्पना दी। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया वांट्स एंड मीन्स, द कॉमर्स करके तमाम पुस्तकें लिखी। राफ्त गोफ्तार नामक एक पत्र भी निकाला। इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और यही जो है लिबरल पार्टी के सहयोग से पहले ऐसे भारतीय हैं जो ब्रिटिश संसद में चुने गए। फैंसबरी से ये सांसद बने। इस रूप में इनका महत्व है। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम मामले में शामिल थे? ए एस एन बनर्जी, बी बिपिन चंद्रपाल, सी जतिन दास, डी अरबिंदो घोष। तो इसमें डी अरबिंदो घोष। अलीपुर, इसे हम माणिक तल्ला बम कांड भी कह सकते हैं। बम कांड भी कह सकते हैं। इसमें ब्रिटिश सरकार ने इन लोगों के ऊपर केस चलाया जिसमें अरविंद घोष थे, इनके भाई वारिंद्र घोष भी थे। बाद में अरविंद घोष को छोड़ दिया गया। इसके बाद अरविंद घोष जो एक गर्मपंथी नेता थे, दी न्यू लैंप फॉर इंडिया करके उन्होंने लिखा भी था। इनकी एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है। ये गर्मपंथी नेता थे। पहली बार स्वराज को एक संप्रभु राज्य के रूप में, शासन सत्ता करने वाले राज्य के रूप में इन्हें परिभाषित किया, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। इस तरह से इनको हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो अरविंद घोष, चूंकि जब सूरत में विभाजन हो गया, गर्मपंथी आंदोलन कमजोर हो गया, तो अरविंद घोष पांडिचेरी चले गए और वहीं अरोबिल में एक आश्रम बनाए और दार्शनिक बने। इस रूप में लाल बाल पाल का जो तीन नाम था, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, जो तीन गर्मपंथी नेता थे, इसके अलावा चौथे गर्मपंथी नेता के रूप में अरविंद घोष को भी हम लोग देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया ए अमरेश चक्रवर्ती, बी पुलिन बिहारी सरकार, सी गांधी, डी पटेल। तो सी गांधी ने।
ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ बच्चों? ये 1917 में। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। यहाँ क्या समस्या थी? यहाँ बिहार के किसानों से नील की खेती जो है एक करार जबरदस्ती करवाई जाती थी, और इस खेती के लिए एक पद्धति थी जिसे हम 3 कठिया पद्धति कहते थे। 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति मतलब बच्चों 3/20 भाग जमीन पर हर किसान को नील की खेती करनी। गांधी ने इसका विरोध किया। हुआ यह कि 1916 में बच्चों लखनऊ कांग्रेस में गांधी भाग लिए। यहीं चंपारण के ही राजकुमार शुक्ल उनसे मिले, और राजकुमार शुक्ल ने उनसे निवेदन किया गांधी से कि आप आइए और देखिए कि कैसे किसानों की स्थिति कितनी खराब हो गई। गांधी वहां पहुंचे, बातचीत हुई, अंत में यह निर्णय लिया गया कि वास्तव में जब किसान नहीं चाहता तो क्यों इस पद्धति को कायम किया गया है। बाद में ब्रिटिश सरकार फिर इस व्यवस्था को ही समाप्त कर दी, और कहा जाता है कि गांधी ने सत्याग्रह की पहली लड़ाई जीत ली। सत्याग्रह की पहली लड़ाई जीत ली। पहली लड़ाई जीत ली। इस रूप में हम इनको लिख सकते हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली भूमिगत गतिविधि की एक प्रमुख महिला आयोजक थी। ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। सी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली हुई, उषा मेहता हुई, और तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, ये सब, राम मनोहर लोहिया। चूंकि इस आंदोलन के दौरान हुआ ये कि 8 अगस्त को 1942 को जब गांधी ने इस आंदोलन को मुंबई की ग्वालिया टैंक मैदान से लोगों को संबोधित करते हुए शुरू करने की बात कही, तो 9 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। तो ये सब अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये सब नेता भूमिगत होकर के, इवन जयप्रकाश नारायण तो हजारीबाग की जेल की दीवार फांद कर भागे थे। फिर उसके बाद आंदोलन को नेतृत्व जो है किए थे। इस रूप में इनका योगदान माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1919 पर आधारित था। ए मार्लेमेंटो सुधार, बी मांटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, सी रैमजे मैकडोनाल्ड, डी नेहरू की रिपोर्ट। इसमें मांटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना थी। ये 1919 का अधिनियम था। इस अधिनियम की जो खास बात है कि पहली बार उत्तरदायी सरकार प्रांतों में, उत्तरदायी सरकार प्रांतों में शुरू हुई। उत्तरदायी सरकार प्रांतों में शुरू हुई। इसके तहत 2 प्रकार के विषयों को निर्धारित किया गया। एक आरक्षित, जो गवर्नर के अंडर में यानी ब्रिटिश सरकार, और दूसरा हस्तांतरित, जो विधानसभा के सदस्य, जिनको बाद में गवर्नर मिनिस्टर नियुक्त करता, उनके लिए निर्धारित किया। यहीं से कहा जाता है बच्चों कि ब्रिटिश भारत में संघात्मक व्यवस्था के भी लक्षण मिलने लगे। संघात्मक व्यवस्था के लक्षण, संघात्मक व्यवस्था के लक्षण मिलने लगे। इस रूप में इसको हम देख सकते हैं कि कैसे ये जो है माना जाता है कि इस अधिनियम से कुछ शुरुआत हुई, लेकिन इस नियम में अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनी रही। क्योंकि सिखों को और ईसाइयों को भी रिजर्वेशन दे दिया गया। और बाद में रैमजे मैकडोनाल्ड के
तहत दलितों को भी आरक्षण दे दिया गया था। ये तो गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, तब जाके मामला नॉर्मल हो। तो इस रूप में इस अधिनियम को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने भारत की वाचा की सिविल सेवा का निर्माण किया, जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना जाने लगा? ए वारन हेस्टिंग्स, बी वेलेस्ली, सी कॉर्नवालिस, डी विलियम बेंटिंग। तो सी कॉर्नवालिस। इसी को भारत में सिविल संस्था का जन्मदाता माना जाता है। सिविल संस्था का जन्मदाता, जिसे क्या बोलते थे बच्चों? आईसीएस। आज आप आईएएस बोलते हो, पहले इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता है, आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आप बोलते हो। तो भारत में इसी ने शुरू किया। इस सेवा को इस्पात का चौखटा कहा गया है। चौखटा बच्चों, यानी इसके आधार पर ही। वैसे भी अगर आप देखो तो ब्रिटिश शासन प्रशासन, सेना, नौकरशाही और पुलिस इन्हीं पर टिकी थी। इन्हीं के सहयोग से उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। और जैसे जैसे जब इनके अंदर ब्रिटिश शासन के प्रति अविश्वास पैदा होने लगा, तब अंग्रेजों को लगने लगा फिर जो राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई, इसको भी ध्यान में रखो। तो उसके साथ ही जो हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन का अंत शुरू हो जाता। वारन हेस्टिंग्स को अगर आप लो तो इसने कलेक्टर के पद को सृजित किया। यद्यपि आप जानते हो कि आईसीएस जो होता है या जिसे हम आईएएस कहते हैं, ये कलेक्टर भी होता है। तो कलेक्टर यानी कलेक्ट करने वाला, रेवेन्यू। तो कलेक्टर तो आज भी होता है, लेकिन इसका सही नाम जो है वही है, वो मजिस्ट्रेट हो गया। क्योंकि कॉर्नवालिस ने एक और काम किया कि मॉन्टेस्क्यू को लागू करा, एक तरह से शक्ति पृथक्करण का कॉन्सेप्ट। शक्ति पृथक्करण का कॉन्सेप्ट मॉन्टेस्क्यू ने जिस रूप में कहा था, यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, यहां इसने ये किया कि न्यायिक कार्य और जो है कर से संबंधित कार्यों को अलग करो। इस रूप में उल्लेख माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन, 1877 में आईसीएस में प्रवेश की आयु 21 से घटा दी गई। ए 17, बी 21, सी 19, डी 20, सी 19। बच्चों लॉर्ड लिटन ने आईसीएस की आयु मैक्सिमम 19 वर्ष कर, अधिकतम। आप सोचिए कि इनका कितना दृष्टिकोण खराब था। अधिकतम आयु 19 वर्ष, यानी किसी भी एंगल से भारतीय प्रवेश न कर पाए। कॉर्नवालिस ने शुरू किया तो पहले कोई परीक्षा नहीं होती थी, बस जो उसको ब्रिटिश सरकार योग्य समझती थी अपॉइंट कर देती थी। बाद में 1853 से खुली प्रतियोगिता शुरू हुई। जैसे आज होती है खुली प्रतियोगिता, वैसे खुली प्रतियोगिता शुरू होती है, लेकिन ये ब्रिटेन में ही हो रही है अभी। और हम देखते हैं कि 1863 में पहले आईसीएस जो बने वो सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी देवेंद्र नाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर बने। फिर उसके बाद तो बहुत सारे लोग बने, और लास्ट में अगर आप देखो तो 1923 में जाकर के प्रयागराज, जिसे आज आप कहते हो, प्रयागराज में पहली बार आईसीएस की परीक्षा हुई, प्रयाग विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में। और ये इसलिए हुई बच्चों क्योंकि तब तक आंदोलन काफी विकसित हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन हमारा काफी प्रभावशाली हो गया, इसलिए जाके होता है। लेकिन तब भी आप देखो तो बहुत कम ही भारतीय हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस को चौथी रैंक मिली थी, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। असम में कलेक्टर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो उनको बर्खास्त कर दिया गया था, जिसको लेकर के उन्होंने एक बड़ा मूवमेंट भी शुरू किया था। इस रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि आईसीएस की जो परीक्षा थी, आईसीएस का जो पद था बहुत महत्वपूर्ण था। इंग्लिश मीडियम में ही लोग होते थे,
1979 से इसमें हिंदी मीडियम में शुरू हुआ, लेकिन अभी भी विडंबना यह है कि 90% के आसपास रिजल्ट आईएएस में अभी भी इंग्लिश मीडियम का ही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी अंग्रेज चले गए 1947 में, लेकिन अंग्रेजियत बनी रही। बाद में इसका बड़ा विरोध हुआ, स्पेशली सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तो सिविल सर्विसेज मूवमेंट शुरू कर दिया। फिर लॉर्ड रिपन जो इसके बाद गवर्नर जनरल बनकर आया, उसने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।